करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सेट 2 पर आ चुके हैं। इसके पहले हम सेट 1 ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, जो कि आप बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिला, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनटीपीसी सीबी 2 के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका हम सीबी आज सेट 2 पर लेकर आए। या फिर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यह जो वॉल्यूम 2 है, इसके पहले हम 1 से वॉल्यूम 1 का जो बुक आया था दोस्तों, इसको हम 1 से 30 तक सेट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका आज वॉल्यूम 2 है, जिसको हम अभी लॉन्च हुआ, जिसमें हम 24 सेट दिया हुआ है, जिसको हम जो कि सेकेंड स्टेज के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो कि जो लोग एनटीपीसी सीबी 2 के या तो फिर ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक होगा यह क्वेश्चन इसमें कि, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का लेवल जो होगा बहुत ही अच्छे दिया हुआ, क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए जीके का संख्या 50 मिलेगा और इसमें मैथ रीजनिंग का भी 70 देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें दोस्तों इसका जो क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए आने का संभावना मिलता है कि आप तैयारी करते रहिए। अब इसको हम जीके जीएस, अगर जो लोग इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, अगर इसका हम सेट नंबर 2 का डिस्कशन के साथ हम जनरल अवेयरनेस का पार्ट देखते हैं। चलते हैं, वीडियो बने रहे, अंत तक बने रहे और अंत में लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं, क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर ऊपर। इसके पहले 1 से 5 तक मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है। इसमें फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सेट जो दिया गया दोस्तों वॉल्यूम 2 का, जिसमें से वॉल्यूम 1 से अलग है दोस्तों। वॉल्यूम 1 की जो सेट था दोस्तों, जिसमें से सेपरेट दिया हुआ था, 1 से 35 तक रीजनिंग, 36 से 71 70 तक मैथ और 71 से 120 तक जीके जीएस का पार्ट था। लेकिन दोस्तों वॉल्यूम 2 में ऐसा बात नहीं है। वॉल्यूम 2 जो है रैंडमली है, जो कि एक मैथ रीजनिंग मिला के दिया हुआ, तो जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, देखने के लिए मिलता है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अब ज़्यादा देरी न करते हुए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही सूत्र बताइए कि इसका सही सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का दोस्तों कि जानते होंगे, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो संयोजकता होती है 2 होती है, इसका नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसका 2 हो जाएगा, NaCaNO3 का होल थ्योरी। और क्रोमेट के पोटेशियम डाइक्रोमेट के सूत्र जानते हैं, K2 जो दोस्तों Cr2 के ऑल 7 के होल 2 होता है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ चलते हैं, इसके बारे में दोस्तों कुछ दिया हुआ है, आप इसको दिखाते हैं। कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2 Cr2 और 7 एक आप अकर्मणिक जो अभिकर्मक होते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर, यह बहुत उज्जवल और लाल नारंगी रंग के साथ एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस बनाते हैं दोस्तों। और यह पानी में क्या होते हैं, घुलनशील भी होते हैं। और आगे कह रहा है दोस्तों कि यह बहुत ही मजबूत ऑक्सी एजेंट मोडेट के रूप में भी काम करता है पोटेशियम क्रोमेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि बेकेलाइट निम्नलिखित किसका सघन बनता है। तो आपको बताना है दोस्तों बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट जो दोस्तों बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अब चलते हैं, इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये रहा दोस्तों, इका रहा कि क्वेश्चन नंबर बी कि बेकेलाइट जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघन से बनता है। अगला कर रहा है दोस्तों अगला पॉइंट कर रहा है कि बेकेलाइट एक आरंभी में क्या होते हैं, एक प्लास्टिक होते हैं। इसका नाम बताएं, रासायनिक नाम के बात किया जाए दोस्तों तो पॉलीऑक्सी बेंजेनाइल मिथाइन ग्लाइको एनहाइड्रेट होता है इसका जो दोस्तों बेकेलाइट का और फॉर्मेल्डिहाइड एक संघन, इसका नाम दिया हुआ। आगे कर रहा है दोस्तों कि यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिंग होता है, जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह बनता है दोस्तों बेकेलाइट। ये था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 8 नंबर, कुछ जंतुओं में त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है, जिसका यह परिवर्तन होता है किसमें दोस्तों, यह बताना परिवर्तन किसमें होता है। मेनेलोफोर्स में, मेनेलोसाइटिस में, स्पेक्ट्रोफोर में, क्रोमोसोम में। यह थोड़ा धुंधला दिखता है दोस्तों, ये पढ़ना खराब हुआ जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनोफोर्स से संबंधित परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा है दोस्तों 31 की
राज्य के न्याय प्रशासन सबसे निम्न निकाय कौन सी होती है? राज्य के बताना दोस्तों, राज्य के जो निकाय प्रशासन की सबसे निम्न बताना कौन सी होती है? तो यह जो सबसे निम्न होती है दोस्तों ग्राम कचहरी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आते हैं? तो शिक्षा को किसके अनुसूची में रखा गया? तो शिक्षा को दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ आपको डिटेल। ये रहा दोस्तों शिक्षा के समवर्ती सूची में रखा गया है। यह जो दोस्तों 1919 में पहला पॉइंट करा, 1919 में भारतीय एक्ट के अधीन प्रथम बार संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया था। दोस्तों कब भारत शासन प्रसिद्ध राष्ट्रीय एक्ट 1919 के अधीन ही प्रथम बार जो दोस्तों संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया था। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। यानी समवर्ती सूची को जोड़ने के बाद किया जाए दोस्तों तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ा गया। अगला बोल रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल वर्णन किया गया। 3 सूची दोस्तों जानते होंगे दोस्तों, 3 सूची कौन कौन हो? एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा दोस्तों समवर्ती सूची, जिसके जो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है दोस्तों? केंद्र के पास होती है अपशिष्ट शक्तियां। आगे कह रहा है दोस्तों कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होता है, इतना जानते होंगे। आगे कह रहा है समवर्ती सूची की जो केंद्र और राज्यों की दोनों जो समवर्ती सूची के बारे में बताओ दोस्तों। तो ये जिसमें जो नियम जो होता है केंद्र सरकार लगाते हैं और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह काम करता है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सूची दोनों कानून बनाते हैं। वही बात किया जाए दोस्तों संघ सूची के, तो संघ सूची की जो बात किया जाए तो यह केंद्र सरकार का जो कानून बनाने का अधिकार है। जिसमें विषयों की बात किया जाए दोस्तों वर्तमान में तो 100 विषय को रखा गया है संघ सूची के अंतर्गत। वही बात किया जाए दोस्तों राज्य सूची के, राज्य सूची में अगर जो वर्तमान में कहा जाए तो दोस्तों तो 66 सूची रखा गया, 66 विषय को रखा गया, जबकि पहले जो दोस्तों 61 विषय शामिल था। वही पहले दोस्तों इसमें इससे पहले जो 66 विषय शामिल था, अब 61 विषय शामिल है। अगर जो वही बात किया जाए दोस्तों समवर्ती सूची के, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय शामिल था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में बात किया जाए तो यह 52 विषय शामिल है इसमें, जिसमें से आप अभी क्वेश्चन है शिक्षा जो राज्य सूची से था पहले, लेकिन 42 पहले शिक्षा जो क्या था दोस्तों यह राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद यह विषय को हम किसमें बना दिया गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को लिए क्वेश्चन मिलता है कि संघ सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में जानते होंगे दोस्तों जो 100 विषय होता है। समवर्ती सूची में कितना अगर बात किया जाए दोस्तों समवर्ती सूची में तो पहले 47 था, वर्तमान में 52। अगर राज्य सूची की बात किया जाए दोस्तों तो पहले 66 था, अब कितना 61 था। इतना था दोस्तों, इतना क्वेश्चन देखने को लिए मिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन करा कालबेलिया जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आपके बताना है दोस्तों कालबेलिया जो जानते होंगे दोस्तों कि यह राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसके प्रमुख इसके देखते हैं कि कालबेलिया तो दोस्तों कि आप जानते होंगे कि राजस्थान से संबंधित है। अब कुछ अन्य लोक नृत्य है दोस्तों और इधर राज्य दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि नाटी, छरवा, डांगी, घुट्टी कहाँ की दोस्तों लोक नृत्य है? तो यह हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से भी देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि गिद्दा नृत्य, मटकी दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मटकी आता है कहाँ? तो मटकी तो एमपी का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन का झारखंड के देखते हैं कि झूमर कहाँ का है दोस्तों? झारखंड के। संथाल जो दोस्तों वहाँ की एक जनजाति है, यह भी एक लोक नृत्य कहाँ का? झारखंड का, ये भी देखने को लिए मिलता है। अगला आगे कह रहा है दोस्तों कि ये उत्तराखंड के देखते हैं छपेली जो दोस्तों देखने को लिए मिलता है। छपेली कहाँ के लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड के नृत्य है छपेली। अगला कह रहा है दोस्तों कि नगो के नृत्य कहाँ का है? तो मेघालय का था। ऑप्शन मेघालय, यहाँ पे इसको भी याद करने के लिए किया जा सकता है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों कि धूपगढ़ी जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? तो अब बताना है दोस्तों धूपगढ़ी जो होता है दोस्तों किस राज्य के उस पहाड़ी है? तो यह दोस्तों यह धूपगढ़ी किस राज्य में स्थित है? यह एमपी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों धूपगढ़ी के बारे में कुछ। अब चलते हैं दोस्तों धूपगढ़ी, तो आप जानते होंगे धूपगढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब धूपगढ़ी जो पर्वतमाला की ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो 1352 मीटर इसकी धूपगढ़ी की ऊंचाई है।
वही कुछ अन्य पर्वत है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यह राज्य है और यह सर्वोच्च शिखर है कि जो कि देखने के लिए मिलता है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि पहला को देख लेते हैं अरावली। अरावली जो पर्वत है दोस्तों कि आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ, राजस्थान, 3 राज्यों में, गुजरात और हरियाणा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है दोस्तों कि अरावली किन किन राज्यों में स्थित है। तो आपको यहाँ से आप देखने के लिए मिलेगा कि आद हो जाएगा कहाँ, गुजरात हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा। अगर जो बात किया जाए दोस्तों अरावली की सबसे सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर होती है कौन होती है, गुरु शिखर। अगर जिसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों तो 1722 मीटर इसकी गुरु शिखर की लंबाई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में देख लेते हैं कि यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों, ये भी गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश, यानी कि गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश। दोस्तों जानते हैं गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर जो इसकी ऊंचाई सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए दोस्तों तो अमरकंटक दोस्तों किसकी सर्वोच्च शिखर है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि अमरकंटक किसकी है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो 8488 मीटर, यानी 8488 मीटर इसकी लंबाई है। अब चलते हैं देखते हैं अगला जो कर रहा है सतपुरा को देख लेते हैं दोस्तों कि सतपुरा जो किन किन राज्यों में स्थित है। तो सतपुरा को दोस्तों कि आप जानते होंगे कि गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र जाता है, यानी कि महाराष्ट्र से दोस्तों गुजरात, गुजरात से एमपी और एमपी से छत्तीसगढ़, यानी कि सतपुरा जो दोस्तों 4 राज्यों में अवस्थित है। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी और छत्तीसगढ़। अगर जो इसी कोई सबसे सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए दोस्तों सतपुरा का, तो यह धूपगढ़ इसकी सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो 1352 मीटर इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है। अगर अगला बात किया जाए दोस्तों नीलगिरी पर्वत भी क्वेश्चन को देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो आप जानते होंगे कि नीलगिरी पर्वत साउथ में बढ़ता है दोस्तों। यह जो पर्वत है यह कहाँ है, कौन कौन राज्यों में होते हुए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा पर्वत है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत। अगर जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यह डोटा बेटा जिसकी सर्वोच्च डोटा बेटा ऊंचाई हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 2637 मीटर है। वही क्वेश्चन आता है कभी दोस्तों कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अनायमुडी हो जाएगा। दूसरा अगर सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो डोटा बेटा, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। अगर जो ही बात किया जाए तो अनायमुडी पर्वत श्रृंखला, जो कि आप 2 राज्यों में देखने के लिए मिलता है। कहाँ कहाँ, तो केरल और तमिलनाडु में अनायमुडी को देखने के लिए मिलता है, जो कि साउथ भारत की जो दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अनायमुडी होता है और दूसरा डोटा बेटा होता है। अगर जो इसकी ऊंचाई के ऊंची सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए दोस्तों तो अनायमुडी जिसकी लंबाई जो ऊंचाई की बात किया जाए 2695 मीटर इनकी ऊंचाई है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर गया होगा दोस्तों कितने पर्वत है। यहीं से क्वेश्चन कभी कभी देखने को लिए मिलता है दोस्तों। इतने ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत है दोस्तों, और इसका गुरु शिखर भी इसको आसानी से याद कर लीजिए। यहाँ से आपको देखने के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा कि दोस्तों कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो बाष्पोत्सर्जन से निर्मित करती है। तो बताना दोस्तों जल चक्र की जो कौन सी प्रक्रिया पौधे के बाष्पोत्सर्जन से निर्मित होती है। तो यह निर्मित होती है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि अगर देखते हैं कि कर रहा है कि पृथ्वी के कक्ष के लगभग 4400 किलोमीटर पर घंटा से अगर गति घूमती है तो तेज गति से हमें क्यों नहीं करते हैं। यानी तो बताना दोस्तों कि आपकी पृथ्वी की अपनी कक्ष पर कितना किलोमीटर दोस्तों 4400 किलोमीटर की प्रति आवर से घूमती है। तो बताना है दोस्तों कि तेज गति से घूमते हैं तो हमें क्यों महसूस नहीं करते हैं। इसके बताना दोस्तों कारण कि क्यों नहीं महसूस करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप आसानी से इसको कर सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि लिफ्ट में गतिशील अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार हमें वास्तविक भार से दुगना हो जाता है तब। बताना दोस्तों कि आप लोग तो लिफ्ट में तो यही बताना दोस्तों कि लिफ्ट की अगर गतिशील अवस्था में रहता है तो आभासी भार जो वास्तविक भार से दुगना हो जाता है कब होगा दोस्तों, जब क्या होता है जब लिफ्ट जो होता है ऊपर की ओर जीप त्वरण से चल रही हो। तो जब क्या होगा लिफ्ट त्वरण रूप से ऊपर चल रही है दोस्तों,
यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण ऊपर की ओर, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों, इस चलते गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिफ्ट क्या होगा, ऊपर की ओर जी त्वरण से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 57 नंबर कि ताजे पानी की हिमांक बिंदु क्या है। बताना है दोस्तों कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो हिमांक बिंदु जिसको जानते हो दोस्तों जमता, तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि आप तो जानते होंगे कि पानी, ताजे पानी पर 0 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों, जमता है। अगर वही बात किया दोस्तों कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं दोस्तों, या जमते हैं। अगर यही बात किया दोस्तों पानी का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री से महत्तम होती है, 4 डिग्री पर हम महत्तम होती है। आगे कह रहा है कि जल का सूत्र आप जानते होंगे H2O होता है। जल एक सावित्रिक विलायक होता है। इस तरह से आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा दोस्तों कि 59 कि यदि पृथ्वी के चक्कर की गति बढ़ जाए तो धरातल पर पड़ती हुई वस्तु क्या होगी। यानी कि जानते होंगे पृथ्वी के जो चक्कर की जो गति है दोस्तों, उसको हम बढ़ा दिया जाए, इसके धरातल पर पड़ी जो वस्तुएं होते हैं वो क्या होंगे, इसका भार जो दोस्तों क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बताना दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसकी संस्थापक की बात किया जाए दोस्तों तो मैडम ब्लास्टस्की थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने स्थापना कब किया था दोस्तों, 1875 ईस्वी में। अब चलते हैं इसके बारे में हम डिटेल निर्देशन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जानते हैं कि मैडम ब्लास्टस्की ने किया था। यह स्थापना 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला करा पॉइंट दोस्तों कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोकप्रिय बनाने की श्रेय जो जाता है किसको जाता है दोस्तों, एनी बेसेंट को जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय भारत में किसे जाता है, तो एनी बेसेंट को जाता है। अगला पॉइंट कर रहा है दोस्तों, देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो सामाजिक सम्मेलन के न्यायमूर्ति जो होता है एमजी ननाडे को जाता है, जिन्होंने कब किया था, 1867 ईस्वी में किया था भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के। क्वेश्चन यहाँ को देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जानते हो दोस्तों एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। रनाडे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो ये 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट कर रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय होम रूल ने एक राजनीतिक गठन जिसकी स्थापना 1916 में किया था। कौन, अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में ईस्वी में किया था किसके द्वारा दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब किया गया, तो 1916 में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 1916 में मॉन्ट मिंटो द्वितीय ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। तो जानते होंगे दोस्तों कि गवर्नर कौन था दोस्तों 1916 में। 1905 से 1910 तक अगर बंगाल बता दे गवर्नर जनरल अगर बात पूछे दोस्तों तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, उसका शासन काल चल रहा था। वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि शिष्टाचार प्रार्थना की थी, तो क्योंकि दोस्तों कि मुसलमानों के क्या करा था, पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। कहा दोस्तों कि इसमें तो आप जानते होंगे कि जो आगा का जो मुस्लिम लीग जो दोस्तों कब बंगाल विभाजन कब किया था, आगे 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो के पृथक निर्वाचन बल की प्रार्थना किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1919 में मार्लो मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारत अधिनियम 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट करा दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को दोस्तों पृथक निर्वाचन के आधार जो मुसलमानों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1909 के अधिनियम के तहत। अगला कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई थी। कि भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई थी। कब दोस्तों, लिखा गया। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत शासन जो अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था।
भारत में जो शासन अधिनियम जो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो दोस्तों द्वय शासन प्रणाली भी अपनाए गए थे। आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रांतों में द्वय शासन आयोग दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वय शासन समाप्त करके केंद्र में द्वय शासन लागू किया गया था। कब दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत केंद्र में द्वय शासन कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो 1935 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया था? कि राष्ट्रीय शोक दिवस हम कब मनाया था? तो यह मनाया था दोस्तों क्योंकि जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के लागू के होने के दिन हमें राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसके बाद इसमें जो दोस्तों कुछ पॉइंट है इसको हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन के दिन मनाया गया था। अब जानते हैं क्योंकि उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के शासन था, जिन्होंने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों घोषणा किया गया था 19 जुलाई को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में यह लागू किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। यह अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ये देखते हैं अगला पॉइंट कर रहा है 1911 की घोषणा के अनुसार राजधानी जो है कोलकाता के स्थानांतर करके दिल्ली की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्वेश्चन 1911 से क्वेश्चन आता है दोस्तों दो कि बंगाल विभाजन यदि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतर कब किया था? तो 1911 में। दूसरा आता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों 1912 में राष्ट्रीय अधिनियम दिल्ली कर दिया गया था। यानी कि यह दोस्तों यह घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन बनाया गया था 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से हटा स्थानांतरण करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। यह था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि रोलेट एक्ट जो विरोध किसने न देने के आंदोलन चलाने की सुझाव दिया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किसने जो दोस्तों लगान न देने के एक आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इन्होंने सुझाव जो दिए थे स्वामी सदानंद के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों रोलेट एक्ट कब हुआ था इसके बाद। रोलेट एक्ट दोस्तों आप जानते हो कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील एक कानून था, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके तहत दोस्तों अगला करा है कि इसके जो स्वामी क्या लगाना देने का सुझाव कितने दिया था? स्वामी जयादानंद दिया था। अगला पॉइंट करा दोस्तों कि रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों, क्योंकि उसकी जो काल जो था दोस्तों 1916 से 21 उसके शासन काल था, तो चेम्सफोर्ड काल में पारित किया गया था। अगला पॉइंट करा देखो 10 ऑर्डिनल एंड रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम 1919 के समान बोलचाल में रोलेट कहा गया था। अब चलते हैं इतना था दोस्तों। अब चलते हैं अगला कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट जो हुआ दोस्तों जलियांवाला बाग, जिसको हम जानते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला नरसंहार हुआ था दोस्तों। जो कि घटना जो इसके बाद घटना के बाद आरएनटी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश के नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। यहाँ भी क्वेश्चन देखने को लिए दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आरएनटी ने कौन से पद उपाधि की थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। अगला पॉइंट करा दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड के नेतृत्व में किस समिति को गठन किया गया था जांच के? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। चलते हैं ये था दोस्तों इतना क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? हिमालय जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों बताना इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा दोस्तों हम काराकोरम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यह दर्रा है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत सर्वाधिक दर्रे काराकोरम को जानते हैं, हम बता दिए। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों, हम इसको भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि दर्रा का नाम, राज्य कहाँ स्थित है, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, और यह संयोजक कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है। तो पहले दर्रा के चलते हैं दोस्तों बनिहार दर्रा, अनेक बनिहार दर्रा को हम देखते हैं। बनिहार दर्रा के बारे में दोस्तों यह जो किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो दोस्तों बन गया। इसकी ऊंचाई की बात की बनिहार दर्रा की ऊंचाई की बात है तो 9291, जिसको याद करने का अच्छा तरीका दोस्तों 9291 फीट इसकी ऊंचाई। अगर जब बात किया दोस्तों तो यह कहाँ संयोजक होता है या विभाजक करता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों बारलच्चा। बारलच्चा के दर्रा जो जानते होंगे कि आप लोग, यह एचपी में पड़ता है।
एचपी में अगर इसकी ऊंचाई की बात किया दोस्तों तो 16,400 फीट इसकी ऊंचाई पड़ता है। अगर जी इसके विभाजक की बात किया दोस्तों बारालाचा दर्रा को तो लेह से मनाली को जोड़ता है, यानी कि संयोजक है दोस्तों। यह कहाँ लेह से मनाली को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है दोस्तों, तो बारालाचा दर्रा है। आपको यहाँ से क्लियर हो चुका। अब चलते हैं अगले दर्रा के ऊपर। अगला दर्रा है दोस्तों कौन सा, जलेपला दर्रा। तीसरा दर्रा कौन है दोस्तों, जलेपला, जो आपको कहाँ देखने को लिए मिलता है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 14,300 इसकी ऊंचाई है। अगर बात किया दोस्तों कि जलेपला दर्रा जो दोस्तों किन किन राज्यों का विभाजक करता है, तो सिक्किम और भूटान। सिक्किम और भूटान को क्या करते हैं दोस्तों, यह विभाजक के रूप में काम करता है, तो यह सिक्किम और भूटान हो जाएगा। अगला है दोस्तों काराकोरम, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हिमालय की सबसे ऊंची। अगर यह बात की जाए दोस्तों यह कहाँ पड़ता है, तो यह लद्दाख में पड़ता है, जो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया दोस्तों तो 18,175 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर जो यह विभाजक का करते हैं तो लद्दाख और शिजियांग के बीच में अवस्थित है। अगला दर्रा को देखते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों कौन सा, अगला दर्रा है जो नथुला। नथुला दर्रा है जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में दोस्तों दो दर्रा है, कौन कौन, एक नथुला एक जलेपला, सिक्किम पड़ता है। अगर इसी ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो यह 14,140 फीट इनकी नथुला दर्रा की ऊंचाई है। अगर जो जोड़ने की बात किया दोस्तों यह नथुला जो है जोड़ने का काम करता है कौन कौन, दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी, जो चुम्बी घाटी कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है कौन सा, नथुला दर्रा। अगला दर्रा है दोस्तों रोहतांग दर्रा, जो आपको देखने को कहाँ मिलता है, एचपी। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, एचपी में। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 13,050 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर यह जोड़ने की बात किया जाए दोस्तों तो यह मनाली से लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, क्वेश्चन आता है दोस्तों लेह से मनाली के बीच कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि लैगून क्या है। लैगून क्या है दोस्तों, लैगून एक झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो रबर की खेती को दोस्तों आवश्यक तापमान दोस्तों 30 डिग्री सी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का रहा है कि कोयना जो परियोजना है किस राज्य से संबंधित है। तो कोयना परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कोयना तो आप जानते हो दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है, बताए दिए। कोयला परियोजना दोस्तों कोयना नदी पर अवस्थित है। यह भी जान, ये कोयना परियोजना किस नदी पर, कोयना नदी। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो यह इसकी ऊंचाई कोयना नदी की ऊंचाई 66 मीटर है। अगर इस परियोजना की बात करें बिजली उत्पादन होता है 240 मेगावाट उत्पादन होता है, जिसके 10 दिसंबर 1967 में कोयना डैम को आसपास जो भूकंप आया था, जिससे भूकंप संबंधित है। अगला कह रहा है दोस्तों इसके बारे में कि यह जो दोस्तों किसी जलाशय के आसपास 25 किलोमीटर तक ये इसके भूकंप क्षेत्र दृष्टि से संवेदना होती है कोयना परियोजना। तो आप यहाँ से सीखने को मिला दोस्तों, पहला कि कोयना की लंबाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है, तो 66 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। दूसरा है कि दोस्तों ये इसके कोयना नदी पर स्थित है, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ इतना को देख लिया। अब चलते अगले किया है। करा दोस्तों कि गोविंद बल्लभ पंत के बारे में देखते हैं। यह इसकी स्थापना जो दोस्तों इसके जो भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के जो स्थापना जो उद्घाटन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। यहाँ दोस्तों यह दिया गया कि प्रथम जो कृषि विभाग। अगला करा दोस्तों 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम से किया गया था। यहाँ दोस्तों देखने को लिए मिलता है कि 1972 में गोविंद बल्लभ पंत के नाम से प्रथम मुख्यमंत्री जो थे इसके नाम पर नामकरण किया गया था। पर इस विश्वविद्यालय की हरित के अग्रदूत माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा दोस्तों कि भारत की पहला जैव आरक्षण जो क्षेत्र है कहाँ स्थापित किया गया था।
भारत के पहला जीव आरक्षण क्षेत्र बताना दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था। यह किया गया था नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि संसद ने द्विसदन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो संसद के दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगर बुलाने की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है दोस्तों, यह लिखी गई किसके द्वारा। तो यह लिखी गई दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता धारा कि आत्महत्या का दुष्प्रेषण से संबंधित है। बताना दोस्तों भारतीय दंड संहिता धारा बताना कि जिसमें आत्महत्या का दुष्प्रेषण से संबंधित है। यह हो जाएगा दोस्तों 300 धारा नंबर 306। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक गैर संचारी रोग है। बताना दोस्तों कौन सा एक गैर संचारी, आने की कहने का मतलब हो गया जो संक्रामक है। तो यह जो हैजा दोस्तों संक्रामक मिर्गी, यहाँ पे हो जाएगा मिर्गी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 105 पर आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि सिक्किम के नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। बताना दोस्तों सिक्किम की नेपाली समुदाय की एक सामूहिक नृत्य कौन सा है, आपको बताना है। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मरूनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा कि तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किसके अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का जानते होंगे इसकी स्थापना के दोस्तों किसके अंदर 2014 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि निम्न कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील के बाद क्या दोस्तों बी एंड सी होता है। और वसा में घुलन दोस्तों ए डी ई के इसके वसा में घुलनशील होता है और पानी में बी सी होता है। यहाँ पे पूछा जल में घुलनशील दोस्तों जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे बी नहीं दिया, सी ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज जो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया दोस्तों 1897 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों इसका आवेश की बात करते हैं तो ऋण आवेश से होता है। अगर इसका जो होता है दोस्तों मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसका निगेटिव होता है। आवेश की बात किया जाए, अगर इसके द्रव्यमान के बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात किया जाए तो 9.1 गुने 10⁻31 kg इसके द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा 109 कि निम्नलिखित में किस राजवंश के शासन काल में भारत के जो इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल के बारे में पूछा है दोस्तों कि स्वर्ण काल जो होता है गुप्त वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा मेची नदी किस नदी के सहायक नदी है। आपको बताना दोस्तों कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है। यह सहायक नदी दोस्तों महानंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा कि कैंडेला जो है निम्न किस आधार राशि का इकाई एसआई इकाई है। तो कैंडेला जो दोस्तों ज्योति तीव्रता को जो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके राइट आंसर। वही बात किया दोस्तों लंबाई की मात्रक मीटर, द्रव्यमान की मात्रक बात करें केजी, ताप की मात्रक केल्विन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कहते हैं कि भारतीय पूर्वोत्तर राज्य जो असम में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा दोस्तों माघ बिहू के अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर में पड़ता है दोस्तों असम, जो मनाने वाला त्योहार कौन सा माघ बिहू जो किस अन्य नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है भोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा दोस्तों भोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा कि रामायण में रावण का किरदार निभाने के वाले कलाकार कौन थे जिनका जो दोस्तों निधन हो गया है।
तो रामायण में दोस्तों रावण के जो किरदार निभाने वाले कलाकार थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम दोस्तों अरविंद त्रिवेदी था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष के टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। तो पुरुष के टेस्टों में दोस्तों अंपायर करने वाली पहली महिला बताना। तो उनका नाम दोस्तों क्लेयर पोलासाक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा दोस्तों कि बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग जो 2022 के हेतु किस नई टीम और टीमों की संख्या की गई है। तो बीसीसीआई दोस्तों जो आईपीएल 2022 में होगा उसमें टीमों की संख्या बताना कितना घोषणा किया है। तो दोस्तों 2 टीम, पहले 8 टीम होता था, अब 2 टीम बढ़ गया। कौन होगा दोस्तों, अहमदाबाद और लखनऊ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अच्छा है हेलो, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हेनले पास जो एंड पार्टनर्स ने द्वारा जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स में बताना दोस्तों भारत का स्थान जो दोस्तों 90 है, जो कि दोस्तों हेनले पासवर्ड जो 2003 जारी किया गया, Q1 Q2 और Q3। तो Q3 पूछा दोस्तों 90 हो जाएगा, Q1 Q2 में भारत का स्थान 84वां है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2017 जनवरी 2020 के अमेरिकी जो भाषाविद द्वारा बर्ड ऑफ द डिकेन किसे चुना किस शब्द को नाम बताया है। तो बर्ड ऑफ द डिकेन बताना दोस्तों कि जो डिकेन का मतलब होता है 10 ईयर, तो किस शब्द को बताया है। तो बताया दोस्तों देश शब्द को बताया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना 101वां देश दोस्तों अमेरिका बन गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के गुडविल एम्बेसडर के बारे में बताना। तो बताया गया है नातियालिया बोडियानोवा को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों, या लास्ट क्वेश्चन है 93वां ऑस्कर जो 93वां अकादमी पुरस्कार 2021 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताना। तब बना है दोस्तों अनदर राउंड को बनाया और जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं।